हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको इस चैनल पे डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश के रिगार्डिंग क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ा के आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। दी बॉल पोएम क्लास 10 का है ये आपका। जैसे कि मैं आपको इस टाइम आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करवा रही हूँ। पूरे आपके जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका पूरा पोएम को कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके इसी सीक्वेंस में हम आपके 4 चैप्टर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है दी बॉल पोएम, दी बॉल जो हमारा टॉपिक है आज का, जस्ट सेकेंड, दी बॉल, इतना ही है, इतना ही है। दी बॉल, इसको पूरा हम कंप्लीट कराएंगे, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे। जो हमारे राइटर, थोड़ी सी राइटर की जानकारी भी यहाँ पास देंगे। फिर उसके बाद इस पोएम के इंट्रोडक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद पूरा पोएम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से हार्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे। फिर एक एक स्टेंजा को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस कौन से स्टेंजा में यूज़ हुआ है इसको भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। ये देखिए, हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेंजा में इस पूरे पोएम को डिवाइड किया गया है। ये पोएम तो थोड़ी सी छोटी है, मे बी हमारा आधा घंटा में हो जाए। उसके बाद हम आपको एंड में पूरा क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में हर चैप्टर के साथ आपको करके देती हूँ। अगर आप मेरे पहले के एक वीडियो में से होकर आ रहे हैं अभी तक, तो आप जानते होंगे कि मैम किस हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अपनी वीडियो में कवर करती हैं। तो फ्रेंड, बिना लेट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो चाहे डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस आपका कंप्लीट हो गया, और टाइगर इन द जू, और क्या मैंने कंप्लीट कर द वाइल्ड एनिमल्स, चारों ही आपका कंप्लीट बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया है। तो उसको भी कर लीजिए। आज जो हमारा वीडियो है थर्ड वीडियो है जो कि हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपनी वीडियो को आज शुरू करते हैं, अपने चैप्टर को। सबसे पहले तो आप इसके राइटर देख लीजिए कौन है, क्योंकि आपके राइटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है अभी, उसमें मोस्टली आपको राइटर से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो वॉल्ट विटमैन से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, हेमिंगवे से, सॉरी हेमिंगवे से मैं लगातार 3-4 घंटे से क्लास ही आपका अपलोड करी, तो थोड़ी सी मुझे हेडेक हो गई है। क्योंकि मैं क्लास तो आपके सारे एक साथ ही अपलोड कर लेती हूँ, बट प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड कि अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं हो, अपलोड ही नहीं हो पाता मोबाइल से। एक बार लैपटॉप से होता तो अपलोड हो जाता, बट आई हैव नो, मतलब मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, तो मोबाइल से ही अपलोड करते हैं। तो इसलिए आप लोग जानते होंगे कि आधे घंटे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं अब रिकॉर्ड तो कब से आपकी क्लास ले रही हूँ, 3 घंटे से लगातार आपकी क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सारे वीडियो एक साथ ही कर लेती हूँ, जिससे आप लोग को वो प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं, थोड़ी सी हेडेक, सर दर्द कर रहा है, बट आपका कंप्लीट कराना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके पास में आ गए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे मेरा चैनल मोनेटाइज हो, चाहे जो ना हो, बट आपका मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, आपसे प्रॉमिस है मेरा। तो देखिए, आज का जो चैप्टर आपका दी बॉल, इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो इसके जो देखिए आपके राइटर जो आ रहे हैं उनसे कैसे कैसे राइटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके कौन से पोएम के कौन से राइटर हैं, ये जानना होगा। मैं मोस्टली अपने हर वीडियो में आपको राइटर से जरूर थोड़े न थोड़े फैक्ट तो बता ही देती हूँ। और सबसे पहले, और दूसरी बात कि उनके नेशनलिटी से बहुत ज़्यादा कमेंट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मीन वॉल्ट विटमैन की नेशनलिटी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेशनलिटी क्या है, मतलब वो लोग भी अमेरिकन पोएट थे। और यहाँ पास देखिए, जैसे आपके जॉन बेरीमैन भी हैं, वो भी अमेरिकन पोएट ही, इनकी नेशनलिटी भी क्या है फ्रेंड, अमेरिकन पोएट ही है, जस्ट सेकंड, अमेरिकन पोएट ही हैं। तो इस प्रकार से आप राइटर की जो है बर्थडे, डेथ डे, मीन्स ईयर याद करिए, डे क्या याद करेंगे, ईयर याद करिए। उसके बाद उनकी नेशनलिटी, उनके 2-4 मेजर वर्क को आप अगर राइटर के कर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। आपके अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ मैं। तो ये जो है, जॉन बेरियन वॉज एन अमेरिका पोएट एंड स्कॉलर। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग। इनका जो वर्क आया था ड्रीम सॉन्ग, वह दी ड्रीम सॉन्ग आया था, कब आया था फ्रेंड, 1969 में आया था। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। विच वॉज अ सीक्वेंस ऑफ 385, इसमें कौन से कितने पोएम है, 385 पोएम्स पूरे इंक्लूड है, ये पूरा कलेक्शन ही है 385 पोएम्स का। कौन सा है, द ड्रीम सॉन्ग, जो कि आया था 1989 में आया था, जिसके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। ही ओन पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर द ड्रीम सॉन्ग, इसके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। इसलिए ये राइटर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किसके, अगर इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इसमें से कौन से राइटर जो है, कि 3-4 राइटर आपको फ्रेंड दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसमें कौन से राइटर हैं जिसको पुलित्ज़र प्राइज़ नहीं मिला है, जिसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। बहुत सारे आपके, अगर किसी राइटर को कोई प्राइज़ मिला है, कोई नोबेल अवार्ड मिला है, तो अवार्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था, किसके लिए मिला था, दी ड्रीम सॉन्ग के लिए मिला था, जो कि 1969 में आया था। ही आल्सो ओन द नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि मैंने अपनी वीडियो में ऐड कर दिया। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो थोड़ा सा हम इसका अपने चैप्टर का क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रू हिज पोएम द बॉल पोएम हैज़ डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये जो पोएम, ये बच्चा, एक इसकी स्टोरी है कि एक बच्चा रहता है, खेलते खेलते रहता है, बट उसकी बॉल जो रहती है गलती से पानी में चली जाती है, नदी में चली जाती है, तो वहाँ पास वो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्या कि उसकी बॉल खोने का लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से बॉल को इन्होंने लाइफ से, जो पोएट है हमारे, पूरे लाइफ से एक कनेक्ट कर दिया है कि हाँ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आती हैं, उसमें ये भी रहती है कि कुछ चीज़ें हमसे हाथ से छूट जाती हैं, हमें बहुत सारा लॉस हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि हम उसको वहीं पास चुप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं, हमें बहुत सारा और अपॉर्चुनिटी को ढूंढनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो यहाँ पास बॉल पोएम को डिस्क्राइब किया है, किसके हिसाब से डिस्क्राइब किया, द रियलिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग में पूरा दिखाया है कि किस प्रकार से हमारा लाइफ का रियलिटी, हमारी लाइफ की रियलिटी क्या है, किस प्रकार से लाइफ हमारी चलती है। किसी चीज़ से हमारी लाइफ को रोकनी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान कोई चीज़ से थक हार के सुसाइड कर ले रहा है या फिर कुछ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना छोड़ दे रहा है, तो उसको मीन्स अपना होप हमेशा बनाए रखना चाहिए, कोई सी भी चीज़ से होपलेस नहीं होना चाहिए। बस थ्रू आउट पोएम में राइटर ने यही कन्वे करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगेगी अभी मैं जब पढ़ाऊँगी तो। The poet John Berryman through his poem The Ball poem has described the reality of the life, ये मैंने आपको बताई थी, which everyone has to face one day। मतलब सभी को ये चीज़ फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक इंसान के साथ होता है, सभी के साथ होता है। Here touch the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life। मतलब इसमें पोएट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हाँ, एक चीज़ आपके साथ बुरा हो गया, एक चीज़ आपके साथ लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं है वहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपको स्टैंड होना पड़ेगा, आपको खुद अपनी और चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, अपने एम को छोड़ना नहीं है। मीन्स चाहे जितने भी लॉस हो, बट आपको अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। भले ही आपके एग्ज़ाम में 12 दिन बचा हुआ है, बट आपको भी स्टैंड होना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई में तेज़ी करनी पड़ेगी, आपको लगातार 6-6 7-7 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर आपको रिजल्ट चाहिए, केवीएस में जॉब चाहिए, तो आपको भी बस यही करना पड़ेगा, चाहे जितनी मुश्किलें आएँ, चाहे जितने भी सौरों आएँ, आपको उससे जीतना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका इंट्रोडक्शन भी। तो चलिए हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। हमारा पोएम है What is the boy now who has lost these ball। सबसे पहले तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड? जब राइटर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मीन्स रीडर से कोई क्वेश्चन पूछता है, बट उसका आंसर वो जानने की कोशिश नहीं करता, मीन्स उसका आंसर भी वो एंड में ज़रूर आपको दे देगा। तो व्हाट इज़ द पोएम नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट 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 इज़, अब यहाँ पास देख रहे हैं व्हाट इज ही टू डू। यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। आई शा इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रेट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन वाटर, इज इन द वाटर। इसका थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताती हूँ। मेरिली मीन्स होता है चीयरफुल, जस्ट अ सेकेंड। मेरिली मीन्स होता है चीयरफुल। बाउंसिंग मीन्स होता है मीन्स जंप करना। बॉल किस प्रकार से जंप करते हुए कहाँ चली गई, नदी में चली गई, वाटर में चली गई। यहाँ पास वाटर पूरा नदी को डिनोट कर रहा है, वो नदी में चली गई। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय, एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन, वो जानना चाहता था कि उस बॉल खोने के बाद उसका रिएक्शन कैसा होगा, उसके बारे में वो जानना चाहता था। हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी थी। फर्दर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग ही बॉल, वो उससे क्वेश्चन करना चाहता था कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुमने अपना बॉल खो दिया, तुमने अपना बॉल को लॉस कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे, वो क्या करेगा। द पोएट हैज़, जस्ट अ सेकेंड, द पोएट हैज़ सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय। द पोएट क्या देखता है कि वो बच्चे से बॉल कितना दूरी पे दूर चला जा रहा है, पानी के साथ बहते हुए वो चला जा रहा है। ही सेज दैट द बॉल वॉज चेयरफुली जंपिंग, मतलब वो तो खुशी के मारे, वो जो बॉल है खुशी, चेयरफुल मीन्स खुशी के मारे बॉल तो जंप करते हुए, उसको क्या पता है कि मैं किससे दूर जा रहा हूँ, बॉल तो है जंपिंग के मीन्स चेयरफुली जंपिंग करते हुए कहाँ चला गया, नदी में चला गया। जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, वो अप मतलब जंप करते हुए ऊपर नीचे करते हुए कहाँ चला गया, स्ट्रीट में ऊपर नीचे करते हुए वो नदी में चला गया। दिस मीन दैट व्हेन द बॉल escaped from the boy's hand it went into the street and later on it fell into the nearby river। और वो उछलते उछलते कहाँ चला गया, सबसे पहले तो स्ट्रीट में उछलते उछलते वो रिवर में जाके गिर जाता है। इसके बाद वो जो बच्चा है जिसने कि अपना बॉल को स्कीप कर दिया, मीन्स खो दिया है, उसका रिएक्शन क्या होगा, राइटर ये जानना चाहता है। तो इस वाले चैप्टर में देखिए, इस वाले स्टैंजा में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। एनाफोरा यूज़ हुआ है,
जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि इसमें बहुत धीरे धीरे बता रहा है कि व्हाट इज़ द बॉय। यहाँ पर देखिए वी एनाफोरा में यही होता है, सबसे पहले तो आपको वो प्रोनाउन बता दिया जाएगा, बट वो किसके बारे में बात हो रहा है ये चीज़ लास्ट में बताया जाता है। तो जैसे कि व्हाट इज़ द बॉय, मतलब यहाँ पास बताता है कौन है वो। व्हाट एंड मेरेली बाउंसिंग, मेरेली ओवर, यहाँ पास बताता है कि वो कौन है। फिर उसके बाद एनाफोरा, इस प्रकार से आपका एनाफोरा हो गया। फिर एजोनेंस, एजोनेंस मीन्स रिपीटेड यूज ऑफ वॉवेल ओ, वॉवेल ओ का रिपीटेशन यहाँ पास देखने को मिल रहा है, जैसे बॉय में, नाउ में, हु में, लास्ट में, इन सब में क्या आपको वो साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए एजोनेंस हो गया। इमेजरी तो फुल पोएम में आपको रहती है, मैंने हमेशा से ही बताया कि राइटर आपको इस प्रकार से प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा कि आप एक इमेज देख रहे हैं। मेन पोएट सेज मेरली बाउंसिंग डाउन द स्टेट, तो इस वाले लाइन में आपको इमेजरी भी देखने को मिल रहा है। फिर रेपिटेशन, व्हाट इज रेपिटेशन इसलिए देखने को मिल रहा है, बार बार आपको पूरे स्टैंजा के थ्रू आउट आपको जैसे कि व्हाट का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए व्हाट व्हाट व्हाट, 3 जगह बार बार आपको व्हाट वर्ड का पूरे थ्रू आउट पोएम में आपको रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको व्हाट में रेपिटेशन भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको लिटरेरी डिवाइसेस तो कंप्लीट हो गया है। सॉरी आई एम सो सॉरी, बिल्कुल एकदम मैंने बताया ना हेडेक हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं एनाफोरा फ्रेंड ये क्लियर कर लीजिए, माय बैड सॉरी। एनाफोरा कैटाफोरा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। कैटाफोरा में होता है कि पहले चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया जाता है, बाद में बताया जाता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, बट एनाफोरा में ऐसा नहीं होता। एनाफोरा में क्या होता है कि जैसे राइटर को अगर कोई बात चीज़ कहनी है, उस चीज़ पर जोर डाल के जस्ट अ सेकेंड, उस चीज़ पे जोर डाल के राइटर कहता है, उसको वर्ड नहीं मिलता है कोई नई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, तो एक ही वर्ड को बार बार प्रेजेंट करता है अपनी लाइन में, थ्रू आउट लाइन में, तो वहाँ पास एनाफोरा होता है। जैसे कि इस वाले लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि राइटर एक ही चीज़ को बार बार प्रेजेंट कर रहा है, वॉट, जैसे कि मेरेली बाउंसिंग, मेरेली, देखिए मेरेली बाउंसिंग, मेरेली ओवर, एक ही वर्ड को, मीन्स इस वाले में तो व्हाट इज़ द बॉय, वॉट बार बार एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पास भी आपको मेरेली बाउंसिंग, मेरेली ओवर, मतलब उसको नया वर्ड अपना आइडिया कन्वे करने के लिए नया वर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो एक ही वर्ड को बार बार लाइन में कन्वे कर रहा है, तो आप इसलिए ये हो गया एनाफोरा। तो मैंने आपको कैटाफोरा का डिस्क्राइब स्टार्टिंग में दे दिया, बट वो कैटाफोरा का था, तो ये एनाफोरा हो गया। तो अब मैंने क्लियर कर दिया है, इट्स माय बैड, सॉरी जस्ट फॉर सॉरी। चलिए अच्छा हुआ, इस प्रकार से आपको कैटाफोरा भी आपको क्या हो गया, रिवाइज हो गया। तो आप इस प्रकार से आप भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज़ एनाफोरा, व्हाट इज़ कैटाफोरा, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपका दोनों ही क्लियर हो गया। तो बट यहाँ पास जो यूज़ हुआ है वो फ्रेंड मैं बार बार बोल रही हूँ एनाफोरा हुआ है, पहले जो मैंने डिस्क्राइब किया वो कैटाफोरा का किया था, बट वो एनाफोरा यहाँ पास डिस्क्राइब हुआ है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, जस्ट अ सेकेंड, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, in ultimate seeking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. I dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. मतलब इस वाले स्टेंजा में राइटर क्या कहना चाहता है ये कोई नई बात नहीं है कि वो एक बॉल खो गया, तो मैं ऐसे नहीं बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉल तो मिलता नहीं, मैं उसको जाके नया बॉल ला के दे सकता हूँ, बट उसके लिए वो वर्थलेस होगा, क्योंकि उसको एक वो स्पेशल वही बॉल, उसको वो उसी बॉल से अटैच था, उसको वही बॉल चाहिए। इस बॉल के दूर जाने से उसको ये सच्चाई पता चलेगी, उसके लाइफ उसको पूरे लाइफ की सच्चाई पता चलेगी कि बहुत सारे उसके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो उसके हाथों से यूँ फिसल के चली जाएगी, जिससे वो पकड़ने की कोशिश करेगा बट पकड़ नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने बॉल का दिया, जैसे बॉल को बच्चा पकड़ना चाहता था, वो बॉय पकड़ना चाहता था, बट उसके हाथों से वो फिसलता चला ही गया। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे चीज़ें आएंगी उसके लाइफ में जिसको वो पकड़ना चाहेगा, कैच करना चाहेगा, उसको रोकना चाहेगा। बहुत सारी खुशियाँ आएंगी जिससे सोचेगा वो खुशियाँ हमेशा मेरे जीवन में रही, बट हमेशा इंसान के जीवन में खुशियाँ ही नहीं रहती, कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है। तो इस प्रकार से उसको अपने सेंसेस को क्या उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। मीन्स ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। मीन्स उसको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ को अपने ऐसे खुआनी नहीं चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जीवन में एक इम्पॉर्टेंस लाती है, बट हमको उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ग्रीफ मीन्स होता है सोरो, जैसे कि वो बच्चा बॉल के सोरो में दुख ही में घुस गया था। रिजिड मीन्स होता है फिक्स्ड, मीन्स वही बॉल फिक्स्ड था। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है सेकिंग। हार्बर मीन्स होता है डॉक, पोर्ट। इंट्रूड मीन्स होता है इन्वेडर। डाई मीन्स होता है 10 सेंट। 10 मीन्स मतलब कि हमारे यहाँ जैसे कह लीजिए कि 1 रुपये का 10 पैसे का, ऐसा नहीं होता, ऐसे उन लोगों में यूएस में होता है 10 सेंट। डाई मीन्स होता है 10 सेंट। मतलब फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि बहुत महंगी बॉल नहीं है, मुश्किल से 10 सेंट की ही बॉल मिलेगी, मैं उसको ला के दे सकता हूँ,
बट मैं नहीं ला के दूंगा, क्योंकि उसको इससे एहसास हो कि उसने क्या खोया है। इसलिए वो राइटर कहता है मैं उसे ला के नई बॉल नहीं दूंगा, उसे उसे अपने बॉल खोने की एहसास तो हो। ऐसा इसलिए उसे मीन्स बॉल का यहाँ पास टाइम टाइम मीन्स बताया है 10 सेंट का ही बॉल मिल जाएगा। वर्थलेस मीन्स होता है वैल्यूलेस, यूजलेस, इस प्रकार से। तो यहाँ पास हमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुत ही आप देख रहे हैं कितने अच्छे से राइटर ने एक बॉल को पूरे लाइफ सर्कल के साथ घुमा दिया है। तो इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ द कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज ही हैज़ अदर्स बॉल्स टू। मतलब कहता है कि हाँ वहाँ पर जैसे पहला वाला बॉल है वैसे ही दूसरा वाला बॉल मैं ला के उसे दे सकता हूँ। ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि वो बच्चा भाई बहुत सैड है, मैं उसे लाके आराम से दूसरा बॉल दे सकता हूँ। ही इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सोरो, वो बच्चा पूरा ही सोरो से क्या है भरा हुआ है, पूरा सराउंडेड है उससे। ही इज सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल। मतलब उसने उस बॉल के साथ बहुत सी अपने चाइल्डहुड की बहुत सारी यादें उसकी उस बॉल से जुड़ी हुई, इसलिए वो स्पेसिफिक उस बॉल के लिए वो परेशान है। इस आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए उस मीन्स उस बॉल के साथ उसके बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच हैं, तो इसलिए उस वाले बॉल के लिए वो परेशान। हियर्स द पोएट, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। Yes, the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. मतलब उस बॉल के साथ वो बच्चे ने जितने भी स्वीट मेमोरीज स्पेंड की थी अपने चाइल्डहुड में, वो सबको याद करता है कि किस प्रकार से उसने उस बॉल के साथ टाइम स्पेंड किया था। दिस लॉस इज अनबेरेबल फॉर हिम, ये लॉस उसके लिए बहुत बड़ा अनबेरेबल था। एंड ही इज़ ग्रीव स्टेकन, उसको बहुत ज़्यादा दुख था। द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉयज़ टू टेक सम मनी, वो बिल्कुल वो नहीं कहना चाहता कि टेक सम मनी मतलब कुछ पैसे ले लो और जाओ तुम नई बॉल खरीद लो फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाई अनदर बॉल, दूसरी बॉल ले लो। ही सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय, क्योंकि वो जो नई बॉल रहेगी वो नई बॉल ही रहेगी, वो जो दूसरा उसके साथ उसके चाइल्डहुड की मेमोरी शेयर नहीं है, जो जिसके साथ उसका चाइल्डहुड की मेमोरीज की स्वीट मेमोरीज शेयर थी, अटैच थी, वो बॉल तो नदी में चली गई। वो कहा मैं नई बॉल तो ला के दे सकता हूँ, बट इससे क्या होगा कि उसका चाइल्डहुड वापस नहीं आ जाएगा। Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of things. मतलब ये इसलिए अब ये टाइम आ गया है कि मैं उसको नई बॉल ला के नहीं दूंगा, उसको सीखना पड़ेगा कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि उसे अपनी चीज़ों को खोना नहीं चाहिए, उसे अपनी चीज़ों का केयर करना चाहिए। तो इस वाले स्टेंजा में राइटर ने ये बहुत अच्छे से कन्वे किया है, ये वाला आइडिया को प्रेजेंट किया है। कौन से आइडिया को फ्रेंड? ये पूरे स्टेंजा में पूरे राइटर को यही वाला आइडिया कन्वे कर रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। तो आई होप आपका ये स्टेंजा भी क्लियर हुआ होगा। तो इस वाले स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा रिपीटेशन, यूज़ ऑफ वर्ड बॉल, बार बार पूरे थ्रू आउट आपको पोएम में बॉल बॉल देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पास आप देखिए जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार बार देखिए यहाँ पास बॉल और कहीं कहीं नज़र आ रहा है आपको, देखिए बॉल्स, बार बार आपको बॉल वर्ड बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बॉल वर्ड में रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर जस्ट अ सेकेंड, फिर असाइडेंटन क्या होता है कि मीन्स जब अगर कि नो यूज़ ऑफ कंजक्शन इन सेंटेंस, जब सेंटेंस में कंजक्शन का यूज़ नहीं हो, सीधे अपनी बात को कह लिया जाए, जैसे कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, इस लाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा? असाइडेंटल देखने को मिलेगा। आई होप आपका ये स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ होगा। तो हम अपने बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। इन अ वर्ड, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड स्टेंजा की तरफ। इन अ वर्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब यहाँ पर देखिए रियलिटी से जोड़ रहे हैं, बॉल्स को कैसे जीवन के लाइफ के सर्कल के साथ जोड़ रहे हैं राइटर, जोड़ रही है राइटर। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ऐसी बात नहीं है कि मनी तो मान लो कि एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। तो फ्रेंड यहाँ पास जो ये होता है एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है एक प्रकार का नॉलेज होता है, मीन्स ग्रैंड नॉलेज के बारे में किया गया है तो मीन्स बहुत ज़्यादा नॉलेज इसको होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, एपिस्टेमोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पास एक बार हार्ड वर्ड देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पोजेसन मीन्स होता है कि ओनरशिप, जैसे कि वो बॉल किसकी थी? उस बच्चे की थी, वो बॉल पे ओनरशिप किसका था? बच्चे का था, उस बॉय का था। एक्सटर्नल मीन्स होता है
मीन्स की हियर थिंग्स विच विथ विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड। फिर डिस्परेट मीन्स होता है होपलेस। फिर यहाँ पर देखिए दिया तो है। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है द, एक प्रकार का ये ग्रीक वर्ड है। द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम्स किससे निकला है? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स इसका मतलब ये होता है नॉलेज। ये देखिए इस प्रकार के अगर टफ वर्ड आपकी पोएम में ले लिए जाते हैं तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने से हो जाता है। मीन्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार के एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है, इसका मतलब होता है ग्रैंड नॉलेज। तो आई होप आपका समझ पा रहा होगा कि नॉलेज का बहुत बड़ा एरिया मीन्स कवर करता हुआ जो रहे उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार इस स्टैंजा को। Here the poet says that the boys has to learn that in this materialistic world, मतलब कि इस materialistic world में अब जहाँ पर सब कुछ material का है तो उसको learn करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। many of his belonging will be lost, उसकी बहुत सारी चीज़ पूरे जीवन भर उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो उससे लॉस होती रहेंगी, उससे खोती रहेंगी, उसके हाथ से छूटती रहेंगी। ही personifies the ball as his belonging, उसको मतलब बॉल को यहाँ पास देखिए पर्सोनीफाई किया गया है कि बॉल को किससे? पूरे लाइफ सर्कल से लिया गया, इसलिए उसको पर्सोनीफाई किया गया है। एज हिज बिलोंग्स बी इट द वर्ल्डली थिंग्स आर द रिलेशनशिप सी इज इन पोजेसन ऑफ, मतलब वो बॉल को लेकर इतना ज़्यादा पोसेस हो गया था, इतना ज़्यादा मीन्स उसके लिए उतना इतना ज़्यादा ग्रीफ, इतना ज़्यादा सोरो में चला गया था कि हाँ मेरी बॉल खो गई, बॉल खो गई। उससे फिर वो निकलना ही नहीं चाहता था। बट वो उसको समझाता है कि उसको समझाना चाहता है कि ये खुद सीखे कि उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे कि उसके हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूटती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम उसी को लेकर बैठ जाओ, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना, तुम्हें बहुत कुछ करना है। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लाइव विदाउट देम नो मैटर, मतलब कि तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हारे पास से जो हाथ से छूट गया उसके बगैर भी तुम्हें जीना सीखना पड़ेगा। ही सेज नो वन कैन बाई बैक सच थिंग्स फॉर हिम, जैसे कि बचपन में होता था कि आपके पेरेंट्स आपको, जैसे आपके खिलौना टूट जाता है, किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो उसके पेरेंट्स कहते कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा खिलौना टूट गया, हम तुम्हें नया ला के दे देंगे। बट ये पूरे थ्रू आउट लाइफ में नहीं चलता है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा अगर खिलौना टूट भी गया है, तुम्हारे हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली भी गई है, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जान लो कि कोई भी चीज़ अपॉर्चुनिटी आप आज आपके हाथ से चली गई है और आप उसको फिर उसी को लेके तो नहीं बैठ सकते ना कि हाँ मेरा एनवीएस वाला रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम केवीएस की तैयारी करना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं, आपका एनवीएस का नहीं आया, एनवीएस में नहीं हुआ तो आप केवीएस की तैयारी करें, केवीएस में नहीं हुआ तो कोई और अच्छी तैयारी करिए। वैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ चल रही हूँ कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनका केवीएस में ज़रूर सिलेक्शन हो, क्योंकि आप उस हिसाब से टाइम टेकिंग करिए, उस हिसाब से आप 6-7 घंटे पढ़ाई करिए, आप हर सब्जेक्ट को उतना बराबर का टाइम दीजिए। और मोस्टली आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे 40-50 लिटरेचर से मिलेंगे और 70-80 आपको जो क्वेश्चन है मोस्टली आपको ग्रामर से देखने को मिल रहा है। तो ग्रामर में आप अपना टॉपिक मजबूत करिए। आप जैसे कि सबसे पहले तो आप प्रेपोजिशन मजबूत करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस मजबूत करिए, और जैसे पार्ट ऑफ स्पीच तो मजबूत ही कर लीजिए, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वोकैब। अगर इतना आप कर लिए तो पूरा ग्रामर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने से ही आपको एलडीसी में क्वेश्चन आए हैं, देखने को मिले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से मोस्टली आपको प्रेपोजिशन से देखने को मिले हैं। फिर मैंने बताया ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, और मैं वोकैब सेक्शन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन वोकैब सेक्शन में भी आप ये करिए कि ABCD तक इतने वर्ड के इतने अल्फ़ाबेट के आप वोकैब याद कर लीजिए, चाहे सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, आप इतना याद कर लिए। और इडियम्स भी आप इतने तक का ही याद कर लीजिए। अगर ABCD तक का आप याद कर ले रहे हैं तो मोस्टली आपको एग्जाम में ए से ही देखने को ज़्यादा तक मिलता है, कि मोस्टली आपको ए और सी से देखने को मिलता है। तो इस इतने वर्ड के अगर आप वोकैब भी तैयार करके जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में देखने को वो मिल जाएगा। तो मेरी बातों को गौर करिए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है, ठीक है। एनवीएस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो केवीएस में होगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई तो करिए, उस हिसाब से मेहनत तो करिए। तो बस इस लाइन में भी आपकी यही आइडिया को कन्वे राइटर कर रहा है, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हम अपने पोएम में आ जाते हैं, बातें तो बहुत हो गई। द पोएट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाई यू एवरीथिंग, मतलब मनी तुम्हें सब कुछ नहीं ला के दे सकता है, मनी तुम्हें केवीएस में एंट्री नहीं दिला सकता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मनी के द्वारा सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और बिल्कुल सीरियस हो जाए अपने एग्जाम के लिए। 10 दिन एग्जाम बचा है, उसको जी जान लगा दीजिए। आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, मैटर नहीं करता, बस ये करिए कि अपना सिलेबस आप तैयार करिए। मोस्टली आप ग्रामर पे फोकस करिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए, अपने राइटर पे फोकस करिए। अब मैंने ग्रामर में जो चीज़ें बताया, अब सब कुछ नहीं किया जा सकता। ग्रामर में जितनी चीज़ें बताई बस उतने पे ही फोकस करिए, उतने में ही आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, और टीचरों से जितने से भी बात हो रहा है, मीन्स जो भी मेरे नॉलेज में है उनसे मैं पूछ रही हूँ यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, सब बता रहे हैं कि इस प्रकार के एलडीसी में क्वेश्चन आए हैं, मीन्स मोस्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं।
if it does buy you some materialistic thing, it's still it will not to able to buy the sense of belongings. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost. मतलब तुम्हें अपने लॉस्ट के अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ेगा. तुमने खो दिया कोई बात नहीं, तुम अगली चीज़ के लिए अगली पड़ाव के लिए तुम ये मैदान में उतरना पड़ेगा. दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. इसके हिसाब से वो बॉल के लॉस होने से उसको क्या सीख मिलेगी? रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का सत्यता उसको देखने को मिलेगा. विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट अप अगेन. मतलब तुम्हें इन दुखों के पहाड़ से भी उभर के तुम्हें अगेन खड़ा होना पड़ेगा, अपनी मजबूती दिखाना पड़ेगा. दिस इज द ट्रूथ विच एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हिज लाइफ. ये ऐसी सच्चाई है जो सभी को माननी पड़ेगी, अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा. द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरी वन हैज़ टू बियर. मतलब ओल्ड मिजरीज सबके पास रहती है, ऐसा नहीं केवल आपके पास है हमारे पास है, सबके पास रहती है. बट उस मिजरीज को छोड़ के हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा. तो यहाँ पास ये इस वाले स्टैंजा का भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. एक बार इलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा. इलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है. तो इसमें आपको बी का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है. किसमें? बाय इज अ बॉल बैक. इन तीनों में क्या है? बी साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ इस वाले लाइन में इलिट्रेशन होगा. एजोनेंस यूज ऑफ वॉवल साउंड. ई साउंड का यहाँ पास रिपीटेशन देखने को मिल रहा है. जैसे ही में देखिए ई है, लर्निंग में है, वेल में है, बिहाइंड में है, डिस्परेट में है, आइज में आपको बार बार ई देखने को मिल रहा है, इसलिए एजोनेंस हो गया. फिर रेपिटेशन तो है, जैसे बॉल वर्ड का थ्रू आउट इस स्टेंजा में कई बार बॉल वर्ड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए बॉल वर्ड में रेपिटेशन हो गया. तो यहाँ पास राइम स्कीम, तो मैंने यहाँ पास राइम स्कीम इस वाले पोएम में कुछ फॉलो ही नहीं किया गया है, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया था. नहीं अदरवाइज मैं अपने हर पोएम में आपको राइम स्कीम कैसे निकाला जाता है, उस पोएम में कौन सा राइम स्कीम है आपको जरूर बताती. बट इस वाले पोएम में ये पूरा पोएम फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो ही नहीं की गई है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे डाल दिया कि मैं खुद ना भूल जाऊँ आप लोगों को बताने हो कि आप लोग सोचें मैम ने इस वाले पोएम में तो राइम स्कीम बताया ही नहीं, क्योंकि इसलिए मैम ने नहीं बताया क्योंकि इस वाले पोएम में कोई राइम स्कीम फॉलो ही नहीं हुआ, फ्री वर्ड्स में पूरा पोएम लिखा गया है. तो इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द बॉल पोएम. कौन है, किसने लिखा है जॉन बेरीमैन रोड द पोएम. फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आपके राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने राइटर से बिल्कुल भी इधर उधर से खींचातानी मत करिए, सारे राइटर को आपको कवर ही करना है. हु इज़ द राइटर ऑथर ऑफ द पोएम. मैंने बताया ही जस्ट अ सेकेंड, लगता है 2 बार यही हो गया है, जस्ट सॉरी 2 बार हो गया है, लेकिन आपका रिवीजन हो गया. जॉन बेरीमैन. हर चीज़ को नेगेटिव में लेके नहीं चलते हैं. अगर हमारा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया तो आप सोच लीजिए कि आपका 2 बार रिवीजन हो गया है. आप बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हाँ मेरा सब कुछ तैयार है, इसका मतलब है कि मैं एग्जाम में सब कुछ तैयार करके ही जा रहा हूँ. आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना ही होना है. आप रिजल्ट नहीं है पहले ही सोच लीजिए कि हाँ भाई मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मेरा रिजल्ट तो 100% आएगा ही आएगा. सब चीज़ आप पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए. जैसे मुझे ही देख लीजिए, मुझे पता है कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं मुझे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हाँ मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जरूर हो जाएंगे. अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो आप लोग का इसी तरीके से सपोर्ट बनाना, जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर मेरे पे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. हालांकि मुझे अभी तक पता है कि आप लोगों का जैसे ही केवीएस का एग्जाम खत्म हो जाएगा आप लोग मेरे चैनल पे दिखेंगे ही नहीं. फिर कोई एग्ज़ाम नया आएगा तो भले ही दिखे, बट अपना प्यार बनाए रखिएगा. मेरे भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, मे बी मेरा भी मोनेटाइज हो जाए. बस आप लोगों का प्यार चाहिए. मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए. लेकिन आप लोगों का प्यार तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि दिख रहा है वो आप लोगों का प्यार दिख रहा है, मुझे मेरे चैनल पे दिख रहा है. थैंक यू सो मच इन सब के लिए, आपके प्यार के लिए. तो हमारा क्वेश्चन 3 आ जाता है. मैं कहती हूँ ना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, इसलिए मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा है कि हाँ भले ही अभी मेरा 200 सब्सक्राइबर हैं, बट मेरे पॉजिटिव थिंकिंग देखेंगे जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बॉय लॉस. उसने क्या, मतलब वो लड़के ने क्या लॉस किया था. द बॉय लॉस्ट हिज बॉल. उसने अपनी बॉल लॉस कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द बॉय लॉस्ट हिज बॉल. कहाँ पास उसने बॉल अपनी लॉस्ट कर दी. द बॉय लॉस्ट हिज बॉल डाउन इन द वाटर. कहाँ चली गई थी, वाटर में चली गई थी. ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो इसको क्लियर करने की क्या जरूरत है. आपको सब कुछ पता ही होगा, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आराम से इजीली मिल जा रहा होगा. व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय. बच्चे के साथ क्या होता है. द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल एंड नाउ ही हैज़ बीन ग्रीव्ड विथ सैडनेस. वो सैडनेस से बहुत ज़्यादा डूब गया है. क्वेश्चन नंबर 6,
वाई डज द पोएट सेज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब वो क्यों कहता है कि हाँ कोई अदर बॉल्स भी हो सकता है, बट ये नहीं कहता कि हाँ, मतलब वो क्यों ऐसा कहता है नो यूज टू से, मतलब दूसरा बॉल वो क्यों नहीं उस बच्चे को देना चाहता है, इस वर्ड का क्यों यूज़ करता है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, इस वर्ड का राइटर क्यों यूज़ करता है। द पोएट सेज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स बिकॉज अदर बॉल्स कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ हिज लॉस्ट बॉल, क्योंकि जो नई बॉल आएगी वो उस वाले बॉल के साथ नहीं, उसकी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि उस वाले बॉल के साथ उस बच्चे की क्या चाइल्डहुड की बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट मेमोरीज उसके साथ शेयर थी, उसके साथ जुड़ी हुई थी उस बॉल, जो कि बॉल पानी में चला गया, बट नई बॉल जो आएगी, हाँ बॉल तो उसको मिल जाएगी, बट वो वाला अटैचमेंट उस बॉल के साथ उस बच्चे का नहीं रहेगा। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। विच वर्ड मीन्स हैप्पीली, द वर्ड मेरली मीन्स हैप्पीली, आपने देखा ना मेरली वर्ड का यूज़ हुआ है, तो राइटर ने यहाँ मेरली वर्ड को क्या प्रेजेंट किया, हैप्पीली मीन्स हैप्पीली वर्ड को मेरली के द्वारा प्रेजेंट किया है। मेरली आल्सो मीन्स हैप्पीली, मेरली मीन्स होता ही है हैप्पीली। तो क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द बॉल गो, कहाँ चली जाती है, द बॉल वेंट बाउंसिंग डाउन इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, वॉट इज़ द बॉय लर्निंग, जब बॉल उसकी चली जाती है तो बच्चा क्या सीखता है, द बॉय इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब लॉस की जो सच्चाई होती है, सच्चाई मीन्स नॉलेज होता है, लॉस की जो नॉलेज होता है, बच्चा ये सीखता है जब उसका बॉल लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर द बॉयज़ आइज डिस्परेट, उसमें उसकी आइज़ क्यों डिस्परेट हो गई, द बॉयज़ आइज़ आर डिस्परेट बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू मेक आउट हाउ टू स्टैंड, वो कोशिश कर रहा था मैं कैसे इस दुख से निकल सकूँ, मैं कैसे इस शोरों से निकल सकूँ, मैंने अपनी इतनी प्यारी सी बॉल को खो दिया, बट उसको क्या करना था, उसको स्टैंड होना था अगेंस्ट हिज लॉस, उसको अपने लॉस के अगेंस्ट भी खड़ा होना था। तो ये बस यही रहता है, वो क्या डिस्परेट करता है, अपने अपने स्टैंड होने का तरीका ढूंढता है, किस प्रकार से मैं अपने आप को मजबूत कर सकूँ कि मैंने इतना बड़ा लॉस कर दिया, बट उसके हिसाब से मैं खड़ा हो सकूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग। आई होप आपका समझ में आ गया हो कि इट मीन्स क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी मीन्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लॉस है इसका नॉलेज आपको रखना पड़ेगा कि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होंगी जो आपसे लॉस हो जाएंगी, पर आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, खुद को नई चीज़ें के लिए खड़ा करना पड़ेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसे मुझे पाना है, जिसे मुझे कवर करना है। तो फ्रेंड यहाँ पास आपका दी बॉल पोएम्स एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छे से पता चला होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।